हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ क्या। बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। उठाऊं फिर गिरा होता है, धरती फटने वाला है। तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, गिरी हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पर। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग रहे, पहले हम तो भाग गए। हमने कहा धमाका हुआ है, उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? भाई 4-5 कई जने वैसे जल गए, आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। तो भारत क्या 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ चीन, पाकिस्तान और तीसरी तरफ देश के भीतर ऐसे लोग जो भारत को दहलाने का काम कर रहे हैं। कल लाल किले ब्लास्ट के बाद अब जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे टेरर मॉड्यूल को किस तरह से निस्तो नाबूद किया जाए ताकि ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे पाएं। और इसी से जुड़े आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। दिल्ली में हुए धमाके के तार किन किन आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं? एफएसएल की टीम दिल्ली ब्लास्ट की एक एक कड़ियां कैसे जोड़ रही है? पुलिस को कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और जांच किस दिशा में आगे जा रही है? दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जुटी एजेंसियां कैसे तालमेल बैठा रही हैं? क्या कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी सोच दी जा रही है? और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। मेजर जनरल संजय बेस्टन, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे साथ हैं आनंद कुमार साहब, आप पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आनंद कुमार साहब, मैं शुरुआत आपसे करूँगा कि देश के भीतर एक ऐसी जमात जो एक पढ़ी लिखी जमात है, डॉक्टरों की जमात है, क्योंकि जब कसाब और उसके साथियों ने मुंबई पे हमला किया था तब ये कहा जा रहा था साहब ये बहुत गरीब है, इनको बरगला दिया गया। लेकिन ये जमात तो बहुत पढ़ी लिखी जमात है, लगभग सारे लोग डॉक्टर्स हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं आ गई भारत के सामने? देखिए, जहाँ तक ये घटना अपने आप में हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो ब्लास्ट हुआ है वो ब्लास्ट भी ऐसी जगह पर किया गया है जो कि अपने आप में रेड फोर्ट, जहाँ से प्रधानमंत्री इस देश को संदेश देते हैं। पहले भी लाल किले के आसपास जो है अटैक हुआ था और इस बार भी उसी को चूज किया गया। उसका एक महत्व है, वहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम कहीं पर भी आपको टारगेट कर सकते हैं। रहा सवाल पढ़े लिखे लोगों का, डॉक्टर्स का, देखिए आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो पढ़े लिखे लोग पहली बार नहीं आए हैं। आतंकवादी गतिविधियां जो होती रही हैं, जो पढ़ करके जो
एक जर्नलिस्ट जो मारा गया था उसमें भी पढ़े लिखे लोग थे, लंदन से पढ़े लिखे लोग आए हुए थे। इवन जो अपना जो आतंकवादी जो भी रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार है, पर हाँ ये आश्चर्यजनक है कि डॉक्टर के पेशे में होकर और फिर इस ढंग के काम करना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य। बिल्कुल, और यही आश्चर्यचकित घटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जनरल मेस्टन, हम बाहर से तो लड़ाई लड़ सकते हैं, हमें मालूम है हमारे सामने कौन दुश्मन खड़ा है, लेकिन देश के भीतर दुश्मन की ऐसी जमात खड़ी हो रही है और इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये कितना बड़ा चैलेंज है। बहुत आपने उचित सवाल पूछा है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और देखिए ये किसकी ये ट्यून गा रहे हैं, ये सारे लोग जो भी हैं ये देश के खिलाफ हैं। ये आसिम मुनीर की ट्यून गा रहे हैं। आसिम मुनीर का इरादा क्लियर है, वो चाहता है कि भारत में झगड़े हो, हिंदू मुस्लिम झगड़े हो और कॉमनल राइट्स हो। और उसने ये जो स्टेटमेंट दिया था 16 अप्रैल को, वो भी बहुत उसने साफ लफ्ज़ों में बोला था कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, कश्मीर हमारी जगुलर वेन है और ये कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते। वो इस थ्योरी पे चल रहा है। और भारत के अंदर जो भी लोग ये आतंकवादी घटनाएं को इंजाम देते हैं वो आसिम मुनीर के चेले हैं, वो उसका एजेंडा को पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा ये देश के अंदर बहुत चुनौती है। आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जितना भी भाषण सुने हैं, जितने भी, उन्होंने बार बार बोला है कि 140 करोड़ इंडियन, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इस धर्म के या उस धर्म के। तो कहने का मतलब है भारत की ताकत जो है वो है हमारी देश की यूनिटी, एकता। और पाकिस्तान चाहता है कि वो हमारी ताकत को कमज़ोर करे और इसीलिए उसने कुछ दुश्मन हमारे देश के अंदर पाल रखे हैं, जिसको वो फंड करता है, जिसको वो ट्रेन करता है, जिसको वो रेडिकलाइज करता है। आपने बड़ा उचित सवाल भी उठाया, ये पढ़े लिखे लोग, ये देखिए ये रेडिकलाइजेशन होता है और ये कुरान का गलत मतलब निकाल के लोगों को गुमराह करते हैं, रेडिकलाइजेशन करते हैं। जिस प्रकार अफगानिस्तान में भी आपने देखा किस प्रकार पाकिस्तान ने वो देश को ख़त्म किया। तो कहने का मतलब है हमारे ही देश के कुछ लोग हैं और उनको ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे पूरे देश के लिए सबसे बड़ा और मेरे ख्याल ये है हमारे लिए। जनरल मेस्टन हमारे लिए चैलेंज है। निर्मल कौर फॉर्मर डीजीपी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निर्मल जी, अब थोड़ी जांच पे अगर हम बात कर लें, क्योंकि बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। ये जांच के हमारे जो जांच एजेंसी है उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? एक तरफ है इस मॉड्यूल को बर्स्ट करना, दूसरी तरफ है एक अलग तरह के पैटर्न की जो बात कल से की जा रही है कि साहब ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कुछ अलग तरह का पैटर्न है। अभी हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने लार्जर चैलेंज क्या है? देखिए, कल जब से ये घटना हुई है, इनफैक्ट उससे पहले से ही पुलिस एकदम अपनी ड्यूटी में बहुत अच्छे से जुटी थी। कल रात भी एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मेहनत की रात थी पुलिस के लिए और सब सहयोगी संगठनों के लिए। जिसे कहते हैं ना ऑल हैंड्स ऑन डेक वाली रात, सब लोग लगे और काफी अच्छे क्लूज उन्होंने निकाले, सुराग निकाले, काफी हद तक उद्भेदन कर लिया कांड का। परंतु इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती मैं देखती हूँ, जहां मैं बैठी हूँ और जो समाज का मेरे पास वाइड व्यू है, वो है कि इन स्लीपर सेल्स की पहचान करना, रेडिकलाइज लोगों की पहचान करना और उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको नष्ट करना, जो कि अभी इतने स्लीपर सेल हैं। हम कहते हैं कि पिछले 11 साल में तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ, नहीं कोई कांड हुआ। अभी तो हम बाद में जाएंगे, जो अभी आसिम मुनीर साहब की बात की जनरल साहब ने, उस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले तो ये है कि स्लीपर सेल्स तो एकदम मशरूम की तरह मल्टीप्लाई किए हैं पिछले दशक में। इतने स्लीपर सेल बन गए, इतने हर मोहल्ले में शायद आपको मिल जाएगा। और ये विशेष रूप से वहां होते हैं, आप देखिए जो मजहब विशेष है, इनकी बस्तियां अलग होती हैं। ये लोग अलग बस्ती बना के रहना चाहते हैं, बहुत कम लोग मेन स्ट्रीम उसमें रहते हैं। अधिकतर इनकी जो भी कुछ कुछ बस्तियां जिनके नाम जैसे दिल्ली में भी खास खास है, इनके अपने इलाके होते हैं, ये उसी में रहना पसंद करते हैं। और एक जगह जहां जाके ये लोग बसने शुरू हो जाएं तो वहां पर अधिकतर जो बाकी लोग हैं पलायन कर जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये जगह उतनी हाइजीनिक नहीं है। इनका कभी कुत्ते वो हड्डियां लेके आ जाएगा, कभी वो लोग कुछ कुछ गंदे सामान दूसरों की छतों पर फेंकते रहेंगे। ऐसा अनुभव कई बार लोगों ने किया और मुझे बताया पूर्वी भारत में जहां मैं रहती हूँ। तो लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। शुरू में 1-2 प्रॉपर्टीज चाहिए महंगी खरीदे, बाद में वो पूरी प्रॉपर्टी के रेट गिर जाते हैं, लोग जैसे तैसे
जान बचा के वहां से भाग जाते हैं, जो भी बाकी धर्मों के लोग रहते हैं। तो वो लोग क्योंकि अलग बस्तियों में रहते हैं, वहां उनको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और अधिकतर उनके आने जाने पे कोई नहीं टोकता। या जो मदरसे इनके बन रहे हैं एकदम रेलवे लाइन के पास, या जो इन्होंने रेलवे के लैंड्स जो कर करके वहां पर बस्तियां बसाई हैं घुसपैठियों ने, चाहे उसमें बांग्लादेशियों हो, रोहिंग्या हो, पब्लिक लैंड पे, रेलवे के किनारे वाली लैंड्स पे। अब आप देखिए जैसे कि अपना मिदनापुर है, एकदम स्टेशन के सामने जो रेलवे की लैंड है उसमें मदरसा बना दिया। अब कौन मदरसे में आता है जाता है पता ही नहीं लगता, क्या वहां चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको निर्मल पता जी, ही मैं नहीं आपकी लगता। बात से सीधे वो सहमत हूं होता कि है। ये आइडेंटिफिकेशन इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है। ये जो रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं, ये कितना बड़ा थ्रेट है। कम से कम ये पूरा जो घटनाक्रम घटा, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह की पढ़ी लिखी जमात ये गिरफ्तार हुई है, और जो खुलासे धीरे धीरे हो रहे हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये जिन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, ये कितना बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा है, ये स्लीपर सेल कहां पर है, कौन इसके पीछे है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमरनाथ मिश्रा साहब फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और ललित अंबारदार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अमरनाथ मिश्रा साहब, क्योंकि अब सारा जो दारोमदार है वो फॉरेंसिक टीम पे निर्भर करता है, क्योंकि अभी तक तो हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि साहब कि ये ब्लास्ट किस तरह का हुआ है, कि क्या इस्तेमाल इसमें किया गया है, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र किया जा रहा है कि साहब फ्यूल के साथ इसको मिलाया गया है। थोड़ा आप अपने अनुभव से बता सकते हैं, दृष्टि डाल सकते हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में हाई एक्सप्लोसिव है, उसके साथ फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करना उसको और जो है घातक बनाता है और ज़्यादा जो है डैमेज करने की कोशिश करने की मंशा बताता है। और जहाँ तक और फॉरेंसिक एविडेंसेस की बात है तो एक्सप्लोसिव मटेरियल जो क्राइम सीन से मिला उसकी तो जांच हो ही रही है, और जो डेड बॉडी हैं उनका डीएनए एनालिसिस हो रहा है। उसमें डॉक्टर उमर का डेड बॉडी है कि नहीं, उसके जो भी टिश्यूज़ हैं उसके बेसिस पे बताया जा रहा है। और जो भी कनेक्शन है, वो जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, मेल है, इसके बेसिस पे भी जो है जांच हो रही है, और इसमें जो भी लोग संलिप्त हुए हैं उसकी जल्दी से जल्दी जो है पता होगी और उनको धरपकड़ किया जाए। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे आप एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जोड़ेंगे, मान लीजिए अभी आपने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, कल के दिन जब आपको ये मामला कोर्ट में ले जाना होगा और वहां साबित करना होगा, इन कड़ियों को जोड़ना होगा, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका फॉरेंसिक एक्सपर्ट की होगी। बिल्कुल, जब बात हो रही है एक्सप्लोसिव्स की, अब जैसे अमोनियम नाइट्रेट है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, कहाँ से लाया गया, वो उत्तर प्रदेश से आया कि नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश से आया कि पाकिस्तान के थ्रू श्रीनगर से आया, उसकी जांच होगी, उसका एग्जामिनेशन होगा। प्लस जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस या जो फ़ोन कॉल्स हैं या जो भी कुछ जो डिजिटल एविडेंसेस है उसके बेसिस पे जो है इस चीज़ों को लिंकअप किया जाएगा। एक और बात मैं जानना चाहता हूं कि अगर जैसे हम कहते हैं डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है ब्लास्ट करते समय, अगर अभी तो खैर ये जांच का विषय है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए अगर इन्होंने मान लीजिए फिदाइन तरीके से उस गाड़ी को उड़ाया है तो फ्यूल के साथ अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया होगा? बिल्कुल, बिना प्रेस किए ऐसे केसेस में ब्लास्ट नहीं होगा, तो डेटोनेटर का यूज हुआ होगा और उसकी जांच चली रही है। हमने बताया कि जिस तरह से भीड़ भाड़ इलाके में ये किया गया उसमें और ज़्यादा कैजुअलिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डेड हों, मरें, और ये जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे इस क्राइम को घटित करने के प्रयास किया गया। बिल्कुल। ललित अंबारदार साहब, मैं चाहता हूं कि हम अभी जंप ना करें किसी भी कंक्लूजन में, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि दूसरे देश को मौका मिल जाता है, साहब इनके यहाँ कुछ हुआ नहीं है, हम पे आरोप लगा देते हैं। मुझे लगता है बहुत ही कॉन्क्लूसिव जांच हो जाए और जांच के बाद अगर हमारे पास वो शख्स निकलते हैं और उसमें हमें पता लगता है कि साहब बाहर के देशों के लोगों का सीधे सीधे लिंक था, वहां से ये लोग जुड़े हुए थे, तो पूरी दुनिया के सामने उनको एक्सपोज करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि आज भी आतंकवादियों को कौन पाल रहा है, पोष रहा है और भारत को अस्थिर करने का लगातार प्रयास कर रहा है। आप सही कह रहे हैं।
कंक्लूसिवली किस मुल्क का हाथ है, लेकिन ये सब दुनिया में जानते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी जहादी आतंकवाद की जो वारदात होती है उसकी तारें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी होती हैं। ये तो सारी दुनिया इसको मानती है कि पाकिस्तान जो है एपिसेंटर है ग्लोबल जिहाद का। और हिंदुस्तान के अंदर ये जो अभी आजकल चर्चा चल रही है कि देखिए डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूं कि क्योंकि हम लोग की यादाश्त, हिंदुस्तानियों की यादाश्त बड़े बड़े भावुक होते हैं। हम लोग जल्दी भूल जाने की कोशिश करते हैं, दिल जीतने की कोशिश करते हैं, किसी को तकलीफ ना हो। अभी मैम ने जो बताया वो आपको बिल्कुल उन्होंने राइट लैंग्वेज में बताया कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, कहां से उनको प्रेरणा मिलती है। मैं कहता हूं कश्मीर के अंदर 90 के दशक से पहले एक डॉक्टर गुरु होते थे कार्डियोलॉजिस्ट से, और बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट वहां के जम्मू कश्मीर पे, हिंदुस्तान के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट में उनका नाम आता था। तो वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आतंकवादी संगठन के एक कंटेम्प्रेरी सर में एक संस्थापक थे, फाउंडर थे। और उनके जो हिंदू पेशेंट थे उनके पास जाने से उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये मार देगा, ये बचाएगा नहीं। तो कश्मीर के अंदर ऐसी वारदातें हुई जहां पढ़े लिखे एक बोइंग ट्रेन्ड, अमेरिका में बोइंग ट्रेन्ड पायलट कश्मीर में जहाद करते करते मारा गया। जो बेंगलोर में कफील अहमद 2007 में, आपको याद होगा, ग्लासगो एयरपोर्ट, इंग्लैंड यूके के अंदर ग्लासगो एयरपोर्ट के ऊपर फिदाइन अटैक हुआ था। उसका जो मेन आदमी था वो कफील अहमद, बेंगलोर में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, यूके गया था एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, और वहां जाकर उसने ग्लासगो एयरपोर्ट पे फिदाइन अटैक किया। जॉर्डनियन एक फिदाइन था उसके साथ मिलके, और टारगेट जानते कौन थे? किंडरगार्टन के बच्चे स्कूल के जा रहे थे एक्सकर्शन भी उनके टारगेट थे। 2007 में ही, सन 2000 में कश्मीर के अंदर बर्मिंघम यूके में पैदा हुआ बिलाल अहमद, वो हिंदुस्तान कभी उसने देखा नहीं था। वो हिंदुस्तान आता कश्मीर के अंदर 2000 के क्रिसमस दिन पे, उसने वहां पे मारुति कार में फिदाइन अटैक किया नाम से। तो इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है मैम, ये इंडोक्ट्रिनेशन सर ये नहीं है। इंडोक्ट्रिनेशन का जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो इटसेल्फ इज जिहाद। जो आपने जो जिनाद जो था वो तो पोर्क खाता था, सुअर का मांस खाता था, विस्की पीता था। एक बार उसने अचकन पहन ली, ऊपर से वो कराकुली टोपी पहन ली और जिहादी बन गया, और हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ गया। और तब से आज तक उनकी जो मुहिम है, गजा हिंद की लड़ाई का एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि थी, एक उनकी जीत थी जो पाकिस्तान बना दिया, बंटवारा हो गया। तब से आज तक उनकी नजर हिंदुस्तान के ऊपर है। और आपने तो उनका तब नहीं दिल जीता, आपने इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा उनको दे दिया, उनको करोड़ों रुपए दिए उनको सरकार बनाने के, जब उनको नदियों का पानी दिया। और सरदार पटेल, याद करिए 1948 में कलकत्ता में उसने बोला था, ये जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनमें से सब लोग 90% यहीं क्यों रह गए? और उनको बोला आपका हृदय परिवर्तन और 24 घंटे में क्यों, कैसे, एक ही साल में कैसे हो गया, ओवरनाइट कैसे हो गया? तो कहने का मतलब ये है, ये जो अभी न्यूयॉर्क में जो वहां पे जहादी मेयर बन गया, उससे आपको मालूम है हौसला अफजाई कितनी हुई जैश ए मोहम्मद की, अलकायदा की, या कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा की, सारी दुनिया के अंदर वहां पे एक वो ये होगा, हम ये कर सकते हैं। ललित अंबरदार साहब, हम मुझे लग रहा है हम विषयांतर ना हो, हम उसको न्यूयॉर्क से ना जोड़े। ये अभी हमारे लिए है कि भारत के चैलेंज, अगर आपने कहा डेमोग्राफिक चेंज जो है एक चैलेंज है भाई, किसी व्यक्ति को अगर न्यूयॉर्क में जो हुआ है उसका जो समर्थन हिंदुस्तान में कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहूँ, जिन्होंने सीएए के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आग लगाने की कोशिश की, वही उसका समर्थन, ममतानी का भी समर्थन कर रहे हैं। आनंद कुमार साहब जी, आप क्योंकि गृह मंत्रालय में भी रहे हैं, हमें याद है कि 2008 के बाद, मुंबई हमलों के बाद, यह कहा गया था कि साहब जो हमारे लूप होल्स हैं, खासकर सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, वो बहुत हद तक हमने ठीक करने की कोशिश की। हमने नए एनएसजी हब स्थापित किए, हम यूएपीए कानून बना के लाए, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन को कैसे बेहतर किया जाए, एनआईए का गठन इसलिए किया गया, एनआईए कहीं भी जाके जांच कर सकती है। अभी आपको लगता है कि हमारी जो तैयारियां हैं, वो जो चैलेंज अभी जो मैडम कौर कह रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि साहब आपके घर के भीतर ये सबसे बड़ा चैलेंज है, हम वेल इक्विप्ड हैं, हमारी तैयारी है, हमारी प्लानिंग है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि हम इनको निस्तो नाबूद कर सकें जो चैलेंज हमारे सामने है? देखिए, जहां तक तैयारी का सवाल है, आप देख सकते हैं कि पिछले समय में इस ढंग की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। और जब भी कभी पाकिस्तान के द्वारा कुछ मिसएडवेंचर किया गया है, उसका रिस्पॉन्स भारत की तरफ से बहुत अच्छा
दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी कम है या उसके लिए एफर्ट नहीं हुए हैं या एनआईए ने जो है इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी छोड़ी है। ये पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए ने कार्रवाई की। ऐसे लोग, चाहे वो बिजनेसमैन थे, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स थे या जो भी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इस ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न फ्रंट पर इस ढंग की कार्रवाई जो है और जो भी लूप होल थे उनको दूर करने का प्रयास किया। तो अभी हम 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक हमें नहीं मालूम चल रहा होगा कि ये आतंकवादी हमला है, ये फिदाइन हमला है। इसके आपको क्या लगता है, या एक बार सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से कंक्लूजन में पहुंचना चाहती है, उसके बाद पब्लिकली बताई जाए? कल क्योंकि गृह मंत्री भी कह रहे थे कि हम पब्लिक करेंगे, एक बार हमारी जांच हो जाए, हम बताएंगे जनता को। देखिए, इसके बारे में जो जांच एजेंसीज हैं वो जांच करने के बाद ही कुछ कहेंगी, परंतु अपरेंटली जो लग रहा है उससे निश्चित रूप से टेरर अटैक है। जिस ढंग की तैयारी की गई है, जिस ढंग के लार्ज स्केल पर अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव जो है वो इकट्ठा किया गया, आप कल्पना करिए कि 2000 kg, जिसके माध्यम से आप लाखों लोगों को मार सकते हो। गुजरात में जो डॉक्टर पकड़ा गया है, और वो तो राइसिन बना रहा था, राइसिन वो और ज्यादा खतरनाक है साहब। वो तो डेडली, वो एक तरह का डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी थोड़े से उसको यदि हम पानी में डाल दें और किसी में डाल दें, आप देखें कि कितने लोग मर सकते हैं। बिल्कुल, हजारों लोग मर सकते हैं उससे। तो इस ढंग की जो तैयारी चल रही है वो दिखाता है कि ठीक है, जो पुराने जो तौर तरीके थे वो शायद कम हो गए हैं, परंतु अब और ज्यादा। अमरनाथ मिश्रा साहब, जो अभी सरदे भी कहा कि जो गुजरात से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, चीन से उसने एमबीबीएस किया, और साहब वो तो राइसिन नामक घातक जहर बना रहा था। अब आप सोचिए कि आने वाले दिनों में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए किस तरह के चैलेंजेस सामने मुंह बाए खड़े हैं। राइसिन का जो है, थोड़ा राइसिन के बारे में बताइए ना। देखिए, जो भी घातक दवा उसने राइसिन आपने अभी बताया, तो जहरीली दवा जो भी है वो मेन है कि उसके डोज पे डिपेंड करता है कि किस डोज में और किस तरह से जो है उसको दिया जा रहा है। कुछ खाने में मिला के दिया जा रहा है या इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत बार क्या होता है, सिरिंज का यूज़ करके ऐसे इंजेक्शंस को, ऐसे पॉइजन्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है क्राउड एरिया में, वहाँ पता भी नहीं चलता। तो ऐसे भी मास कैजुअलिटी की जा सकती है, या कहीं फूड में या किसी ड्रिंक में, या बहुत बार आप देखते हैं कहीं भंडारा हो रहा है या कहीं पीने के लिए जो है कुछ दिया जा रहा है, कोई अनऑथोराइज पर्सन पहुँच के उसमें कुछ मिला दिया, तो उससे ज़्यादा डैमेज होने का डर रहता है। निर्मल कौर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं अभी, बिकॉज आप उस पद में रह चुकी हैं, आपको क्या, किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन एकदम सही राह पे चल रहा है, बहुत सारे सुराग मिले हैं, बस इसके जो बैक एंड है और फ्रंट एंड हैं, सब तरफ से इसको टाई अप कर देना है, ताकि मैक्सिमम लोग जो इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हैं वो आए और इसको देखिए। ये बेसिकली आसिम मुनीर के जो पिताजी हैं वो रावलपिंडी में एक कठमुल्ला है, कठमुल्ला समझते हैं, बहुत ही हार्ड लाइन कैरेक्टर, कठमुल्ला का बेटा है वो रावलपिंडी के एक आसिम मुनीर। और हाल में उन्होंने संविधान भी बदला, पाकिस्तान में संविधान बदला गया ताकि वो मिलिट्री रूल अपने जीवन भर, मिलिट्री पावर, मिलिट्री रूल के जरिए वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पे फील्ड मार्शल बन के कब्जा जमाए रखे, ऐसा उन्होंने संविधान बदला। और वो इससे बहुत व्यथित है कि हमारे संबंध अफगानिस्तान के साथ हम लोग संपर्क कर रहे हैं, या कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर में जो सफलताएं मिली उसको लेके वो बहुत व्यथित हैं। और जबकि वो बहुत ज्यादा एक सबक सिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष में हम कुछ ऐसा करें कि मेरा बड़ा नाम हो, कि मैंने बहुत कर दिया, एक क्रेडिट ले लिया। और ये सब जितनी चीजें हैं, ये जैश ए मोहम्मद और ये लोग उनको वही भड़का रहे हैं, उनके स्लीपर सेल्स है, उन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन कर रखा। आप देखिए, जितनी भी ये घटना कल से हो रही है, सब इट गोज बैक टू कश्मीर, सबका कोई ना कोई कश्मीरी लिंक है, चाहे वो RDX मिलने की बात है, चाहे यहाँ विस्फोट की बात है, कश्मीर से लिंक्ड है, ये तो एस्टेब्लिश्ड है, बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है। और कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा ले जाकर, तो सरेआम कॉमन नॉलेज है कि उनको ले जाकर उन्होंने बहुत ब्रेन वॉश किया। और आप देखिए ना, बांग्लादेश में
बांग्लादेश में अभी बताया जा रहा था कि लश्कर ए तैयबा का कमांडर कह रहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और कहा यह भी जा रहा था कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट जो है MBBS कर रहे हैं उस पर भी ISI की नजर है। तो अभी हमारे लिए केवल देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर भी हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है उस पर भी चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये देखने, और देखिए ये इनका ये जो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक तरफ देखिए जो अभी किसी ने ममदानी की बात की थी, जोहरान ममदानी, जो कि मीराबाई नायर जो कि इतनी क्रिएटिव पर्सन है, उनके बेटे हैं, उनके पिताजी भी स्कॉलर है, और बाद में आइडेंटिटी क्या मुस्लिम की, इमिग्रेंट की, इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में जो आदमी पला बड़ा हो, इसको इतना अच्छा जीवन मिला हो, वो भी अगर बाद में इसी सबसे वोट पाता है। और देखिए वो एक खोजा मुस्लिम, और वो कहते हैं गुजरात में मुस्लिमों को तंग किया जा रहा है। खोजा को तो जितना इस्लाम वालों ने तंग किया किसी ने किया ही नहीं। खोजा को तो यहाँ के मुसलमान मानते ही नहीं, ना खोजा को और ना बोरा को। और वो एक खोजा मुस्लिम है, उसके पिताजी माताजी तो हिंदू है, पिताजी एक खोजा मुस्लिम है, और वहां जाके वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को उजागर कर रहा है ताकि मुस्लिमों के वोट मिले। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि देश में चारों तरफ या विश्व में चारों तरफ ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी को अंडरलाइन करना, जिसे उम्मा कहा जाता है उनकी भाषा में, कि हम चाहे किसी भी देश के हो, हमारी आइडेंटिटी पहले मुस्लिम की है, बाद में हम भारतीय होंगे या पाकिस्तानी होंगे या अमेरिकी होंगे या बांग्लादेशी होंगे, पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो मुस्लिम के रूप में है। अब मैं सरदार हूँ, मुझे तो भूल ही जाता है, जैसे अक्सर हम लोगों को लगता है कि हम तो भारतीय हैं, कभी वो साल में एक बार, इस बार तो मैं नहीं जा पाई, पर गुरु नानक जन्मदिन होता है तो हम लोग सोचते चलिए थोड़ा जन्म का कर चुका ले जाके मत्था टेके, सारी दुनिया जा रही है। अब हमारे जैन फ्रेंड है, बाकी फ्रेंड है, वो भी जाते हैं, और इस बार मैं नहीं जा पाई, हम भी कोशिश करते हैं, वो हमको ले जाते हैं, हम भी जाते हैं, पर आइडेंटिटी हमारी पहले भारतीय की है। अगर हम सोचते हैं तो भारतीय के रूप में सोचते हैं, बहुत कम जो बहुत बिल्कुल आपने सही कहा, रेडिकलाइज्ड लोग हैं। जी बिल्कुल। जनरल मेस्टन, एक और बात मुझे लगता है कि दुनिया को यह समझना चाहिए कि भारत किस तरह के चैलेंजेस का इस समय सामना कर रहा है, और यह दुनिया को भी मालूम है कि ये सब रेडिकलाइजेशन के मास्टरमाइंड कहां बैठे हुए हैं, कौन इन आतंकी संगठनों को खाद पानी दे रहा है, कैसे बांग्लादेश को टारगेट किया जा रहा है हमारे स्टूडेंट को रेडिकलाइज करने के लिए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। चीन से कोई MBBS करता है और राइजिन नाम का जहर बनाने की तैयारी करता है। सहारनपुर में जिसके जो पकड़ा जाता है डॉक्टर, उसके कॉन्टैक्ट्स में कई पाकिस्तानियों के नंबर मिलते हैं। बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये सारे एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, और भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान ही। लेकिन हैरानी की बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप जिस देश में 9/11 हुआ है, आज वो भी आसिम मुनीर का समर्थन करते हैं, और मेरे ख्याल पहली बार हिस्ट्री में है कि एक आर्मी चीफ को 2 बार व्हाइट हाउस बुलाया जाता है ट्रंप द्वारा। ये क्या जाहिर होता है? ये जाहिर ये होता है कि जो एक टेररिस्ट नेशन है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, और उनको भारत के खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता है। और ये इसमें मेरे को लगता है कि ये लार्जर गेम की एक पॉसिबिलिटी है, काफ़ी इसमें लीड्स निकलेंगे। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पूरा विश्व जानता है कि हम आतंकवाद से घिरे हुए हैं। मेरे ख्याल साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जहाँ भारत के इर्द गिर्द, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये जितने भी इर्द गिर्द देश हैं, ये म्यांमार में भी चल रहा है, ये एक मज़हब की लड़ाई भारत के खिलाफ शुरू करके रखी हुई है इन लोगों ने, और ये चाहते हैं कि बस भारत में ये कॉम्युनल राइट्स हो जो अंग्रेज़ों ने कराए थे पार्टीशन से पहले, वही फिलॉसफी, वही सिद्धांत पे ये पाकिस्तान की फ़ौज चल रही है, और वो चाहते हैं कि भारत में डिस्टेबलाइजेशन हो जाए, क्योंकि भारत वो देश है जो तरक्की कर रहा है। आज हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, हर तरफ से हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ हर जाति, हर कास्ट के लोग अच्छी तरह रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ परसेंटेज लोग हैं जो ये भारत के दुश्मन हैं। जनरल मेस्टन, मैं यहाँ पर केवल 30 सेकंड के लिए रुकने जा रहा हूँ और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी जो ये सूत्रधार है, इनका मास्टरमाइंड कौन है और कौन इन्हें बाहर से समर्थन कर रहा था, ये आगे की चुनौती है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने। जल्द हाजिर होते हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई हमारी सुरक्षा एजेंसियों के माथे पे बल डालने के लिए काफी है।
लेकिन ये टेरर मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहा था, कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने बड़े पैमाने पे इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया था, इनका टारगेट क्या था और ये क्या कुछ करने जा रहे थे, इन सब का पता लगाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है ललित अंबरदार साहब, वो ये है कि अब सबसे बड़ी बात है कि जितने भी टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जितने भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, पहले साहब उनकी धरपकड़ बहुत जरूरी है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। देखिए, पहले ये बताना था, अभी वो न्यूयॉर्क के मेयर के माता पिता की बात हुई, उनके फादर इट्स वेरी रेलिवेंट, जो ये वारदात हुई है कल लाल किले पे जो आतंकवादी ये जो हमला हुआ है, उसका बाप प्रोफेसर है, आइडियोलॉग है, फिलोसोफर है, अपने आप को कहते हैं, और भारतीय मूल का माना जाता है। उसने कहा है कि फिदायिन जो करते हैं, अटैक करते हैं, उनको आतंकवादी ना बोला जाए, उनको पॉलिटिकल सोल्जर्स की उपाधि दिया जाए, कैटेगराइजेशन के। ये उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये जो न्यूयॉर्क के मेयर के बाप का स्टेटमेंट ये है कि फिदायिन अटैक करने वाले जिहादी जो है वो उनको आतंकवादी ना बोला जाए, उनको पॉलिटिकल सोल्जर्स की कैटेगरी में डाला जाए। ये एक बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं एक ये जो मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, देखिए ये कहां से उपलब्ध होता है। जब जिहाद कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे अफगानिस्तान में था, कश्मीर में 20 साल 30 साल चला, कश्मीर हिंदू का नरसंहार होता, हर मोहल्ले के अंदर, हर गांव के अंदर आतंकवादी जिहादी वॉरलॉर्ड्स थे, हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। अब जो है खासकर पिछले 10 साल से, ये 2014 के बाद से और खासकर 2019 के बाद से, चूंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है और जिहाद जो है एक हाइब्रिड वॉर की तरफ चला गया। हाइब्रिड वॉर, AK-47 लेके किसी भीड़ में जाके गोली मारेंगे ना, वो कर सकते हैं ना मारेंगे। इसलिए उन्होंने जो जिनको स्लीपर सेल बोलते हैं, वो स्लीपर सेल नहीं है, वो एक्चुअली एक्टिव जिहादिस्ट हैं। वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, कब मौका मिले वहां पे अटैक करें। इसको अभी पॉलिटिकल बोलेंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर है। हर अटैक ही तो इंटेलिजेंस फेलियर होता है, लेकिन जो इंटेलिजेंस इतने अटैक्स प्रिवेंट करती है जिसका आपको और मुझे पता नहीं होता, उस पर हम उनके बारे में नहीं जानते। चूंकि आतंकवाद है, जिहादी आतंकवाद है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, हाई लेवल उनकी जो पेनिट्रेशन है ना सर, उनकी पेनिट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है, उनकी पेनिट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है, कश्मीर के अंदर भी है। और जैसे मैंने बताया, कश्मीर जो है वो गजवाए हिंद की लड़ाई का एक रास्ता है जो दिल्ली तक पहुंचने का, दिल्ली के लाल किले पे इस्लामी झंडा चढ़ाने के लिए कश्मीर उनके लिए एक हैंगिंग फ्रूट की तरह लगता है। इसलिए कश्मीर से ज्यादा आते हैं। इसलिए जो आप ये अभी जो सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए, जो मैं कहता हूं, देखिए अगर आप दिल जीतने की कोशिश करेंगे तो ये आतंकवाद खत्म नहीं। दुनिया में कहीं पे जिहादी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुए। अफगानिस्तान में 20 साल रशियन, 10 साल रशियन रहे, 20 साल अमेरिकन रहे, 30 साल के बाद अफगानिस्तान आज 40 साल पीछे जा चुका है वहां, जबकि हम तो उनके साथ भी दोस्ती करने की कोशिश है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, वो स्ट्रेटेजी फॉलो करे। लेकिन उस अफगानिस्तान के अंदर औरत का घुटना दिखता है तो उसको कितने कोड़े पड़ने चाहिए। उसकी जो डिक्री पास होती है उस पार्लियामेंट में, जो भारतीय उनके पैसे से काबुल में बना है। दूसरी बात, सीरिया के अंदर जिहादी ISIS का चीफ, अलकायदा का चीफ सीरिया का रहने वाला, वो आज वहां का प्रेसिडेंट है। और वो ट्रम्प से मिल रहा है, ट्रम्प जो उसको भी रिसीव करता है ट्रम्प अमेरिका के अंदर। तो ये कहने की बात है कि हमको हेड ऑन लेना पड़ेगा। और कोई क्या बोलता है इसके बारे में? ट्रम्प ने हिंदुस्तान में जब आया था लास्ट टाइम, दिल्ली के अंदर स्टेटमेंट दिया था उसने कि मानवता को आज की तारीख में अगर कोई खतरा है तो इस्लामिज्म है। तो मुझे लगता है हमें भी वो करना चाहिए। चंद लोग नहीं है सर, ये चंद लोग नहीं है। जो 90% जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान में यही रह गए, क्योंकि उनको गजवाए हिंद की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान भी गया, यहाँ पे भी। लेकिन ललित अंबरदार, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबको एक ही आईने, सबको एक ही चश्मे से देखना भी गलत है। नो वो गलत है, सबको एक ही चश्मे से नहीं देख सकते। पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल इस्लाम आतंकवाद से ग्रस्त है और एक्सपेंशनिस्ट है, विस्तारवादी है। मैं पॉलिटिकल इस्लाम का मजहब के ऊपर हम बोलना नहीं चाहते, बोलेंगे नहीं, लेकिन जो जिहाद के नाम पे वो मारता है, अल्लाह अकबर नाम के नाम से मारता है, उसको आप जिहादी बोलेंगे और कोई नाम ना दीजिए, ये मैं कहूंगा ये बोलना भी चाहिए। ओके, अमरनाथ मिश्रा साहब, थोड़ा बताइए कि कल जो ब्लास्ट हुआ था, थोड़ा मैं अपने दर्शकों के लिए समझना चाहता हूं। जब ये, चाहे वो NSG की टीम है, ठीक है ललित जी, मैंने सुन ली आपकी बात। जो कल टीम वहां पर पहुंची थी, चाहे वो NIA की थी, चाहे वो फॉरेंसिक की थी, चाहे दिल्ली पुलिस की थी, चाहे वो स्पेशल सेल की थी, चाहे UP ATS की थी या फॉरेंसिक थे, वो क्या देखा जाता है वहां पर? सबसे पहले किस तरह से साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, थोड़ा बताइए ना हमारे दर्शकों को, अपना अनुभव बताइए।
देखिए, जो ब्लास्ट का जगह था, जो क्राइम सीन था, वहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ, उस क्राइम सीन को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो भी वहाँ पे साक्ष्य मिले, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल से रिलेटेड, जो एक्सप्लोजन से रिलेटेड, या जो भी डेड बॉडीज़ मिली या इंजर्ड बॉडी मिली, उसके बॉडी पार्ट पे जो इंजरीज थी, और जो ब्लास्ट हुआ वहाँ से कितने डिस्टेंस पे लोग थे, गिरे कितना, क्या वेलोसिटी रही उसकी, कितना स्पीड था, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इन्वेस्टिगेशन में। और फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वहाँ पे फिजिकल एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी में एनालिसिस करने के लिए, उसको लिंकअप करने के लिए कि हाई एक्सप्लोसिव था कि लो एक्सप्लोसिव था, उससे इंटेंशन पता चलता है। और पर्टिकुलर जो हाई एक्सप्लोसिव मौजूद रहा, क्राइम सीन पे मिला या पकड़ा गया, तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई। समय लगता है, कमोबेश कितना समय लगता है इस जानकारी में कि साहब ये किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था, मोडस ऑपरेंडी क्या थी? और बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी तो आइडिया तो लग ही रहा है जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है। देखिए, फिजिकल एविडेंस लैब में जाके उसका प्रॉपर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर कंफर्मेशन किया जाता है, देन उसके बाद ही कुछ बोला जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, एज अ लेमैन भी आदमी समझ सकता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल एक्सप्लोसिव नहीं था, हाई एक्सप्लोसिव था। और इसका प्रॉपर जांच होता है और भी चीज़ें लिंक होती हैं, केवल एक्सप्लोजन एक फॉरेंसिक एविडेंस वहाँ नहीं था, और भी चीज़ें थी, जैसे गाड़ी का आना, कब एंट्री हुआ, और वो तो खैर पुलिस हर कड़ी को जोड़ती है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा। जी जी, ये कोर्ट में आपको प्रूफ करना होगा कि साहब इन लोगों ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, इनके पीछे इतने लोग थे, इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से खरीदा, ये इनकी पूरी गाड़ी का जो रूट था वो ये था, इस गाड़ी का इस्तेमाल किया, है ना। वो तो सारी कड़ियां जब जोड़ेगी तभी जाके अंजाम तक पहुंचेगी, तभी इन जो ये नापाक लोग हैं, जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनको सजा मिलेगी। लेकिन अनंत को के लिए मैं जानना चाहता हूं, ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ये आज के दौर में ये किस तरह से होती है, मतलब कैसे हमने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया, थोड़ा इस बारे में बताइए ना। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, एक तो इंटेलिजेंस एजेंसीज, RNAW है, IB है, दूसरे स्टेट पुलिस के भी अपने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उन सभी का एक कोर ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कि जिनके पास कुछ भी इंटेलिजेंस इनपुट होता है वो आपस में शेयर करते हैं। उससे एक, यदि कुछ लोकल पुलिस के पास कोई इनपुट आया हुआ है, कोई IB के पास है, कोई RNAW के पास है, उन सब इनपुट्स को शेयर करके व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री या इन पर्टिकुलर एरिया, उसको समझने की कोशिश की जाती है। और यदि उससे कुछ लीड्स मिलती हैं, उन लीड्स को फॉलो करने की आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई हम आगे जा कर के इस पर हमें काम करना है। तो एक तो ये सिस्टम होता है। दूसरा, जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी शेयरिंग होता है कि इस ढंग के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अपने क्षेत्रों में ये कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इस रूप में ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा एक वो बना हुआ है कि नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, तो हर जगह, हर स्तर पर जो है इस ढंग का जो है शेयरिंग आपस में होता है। और शेयरिंग करने के बाद फिर टास्किंग होती है कि हमें किस फील्ड में कौन सा इनपुट, किसको फॉलो अप आगे करना है, तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। जनरल मेस्टन, एक जो हमने कहा था कि साहब हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमने सिर्फ कुछ समय के लिए रोका है, और अगर कोई भी दोबारा ऐसी हिमाकत की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है, जो कि संभावित तौर पे माना जा रहा है कि साहब ये जो रेडिकलाइजेशन का पूरा मॉड्यूल है, इसको कहीं ना बाहर से कहीं ना कहीं से ऑपरेट किया जा रहा था। अगर ये साबित होता है तो आपको लगता है कि साहब हमें सबक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि ये बार बार हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे, दहलाएंगे, इनका एक बार सही से इलाज करना बहुत जरूरी है। और देखिए, पाकिस्तान का इलाज करना तो ज़रूरी है, और हमने 1971 में भी किया था, जब
93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे और साथ में एक नया देश बांग्लादेश खड़ा किया था। तो इलाज करना ज़रूरी है। अब उसके कई तौर तरीके हैं और वक्त आने पे अगर ये एक्ट ऑफ टेररिज्म बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घोषित करती है और मेरे ख्याल जो हमारी लीडरशिप है वो एक डिसीजन लेंगे और सारे ऑप्शंस ओपन है, फौज हमेशा तैयार रहती है। और अब तो मैं ये बोलूँगा कि भारत के लिए एक और फ़ायदा है, अफगानिस्तान फ्रंट भी खुला हुआ है, बलूचिस्तान भी खुला हुआ है। कहने का मतलब वो सबक सिखाने के लिए अभी हमें हर तौर तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, भारत का नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट आना चाहिए। हमें किसी देश की चिंता नहीं करनी चाहिए। रशिया को आपने देख लिया, इजराइल को देख लिया, उन्होंने किसी की चिंता नहीं की है। भारत को अभी बहुत क्लियर कट पॉलिसी करनी पड़ेगी और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करते हैं, भारत के पास हर ऑप्शन पॉसिबल है और इस टाइम ऐसा सबक सिखाना चाहिए, खासकर पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट को और साउथ वेस्टर्न फ्रंट जो बलूचिस्तान है और अफगानिस्तान है उसको ऑपरेट करवाना ज़रूरी है। और इधर से भारत भी ये अपना दूसरा फ्रंट खोल सकता है, जो मैं बोलूँगा पाकिस्तान का ईस्टर्न फ्रंट है। तो जब उसको मल्टी डायरेक्शनल मल्टी डोमेन अटैक्स होंगे हर तरफ से, अभी हम आपने स्टार्टिंग में यही बोला था भारत आज 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ा है, मैं बोलूँगा पाकिस्तान को मल्टी फ्रंट लड़ाई करवाना चाहिए। भारत को एक रिएक्टिव देश के अलावा अब हमें प्रो एक्टिव होना पड़ेगा। पाकिस्तान को नचाने की ज़रूरत है, ना कि वो हमें नचाए। तो मेरे को लगता है कि अभी भारत सरकार अपना डिसीजन लेगी अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये पाकिस्तान का हाथ जुड़ा हुआ है। और अभी एट दी फेस वैल्यू बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये पाकिस्तान का हाथ तो है। देखिए, जैश ए मोहम्मद के ये पोस्टर्स, तो ये सारी लीड कहाँ से शुरू हुई है? कश्मीर से शुरू हुई है। अक्टूबर में इन्होंने जो पोस्टर लगाए थे, बिल्कुल, तो और वहीं से वो डॉक्टर्स की वो ये पकड़े गए जो टेरर मॉड्यूल ऑफ सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, और कहाँ ये इनका फैलाव था। और इनका बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एम था, इनका स्ट्रैटेजिक एम था कि ये जो 2900 kgs ऑफ एमोनियम नाइट्रेट है, ये मेरे को लगता है इन्होंने खरीदा नहीं है, ये शायद प्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि प्रोड्यूस करना भी बहुत ईजी है। आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए और एमोनिया चाहिए, इसका केमिकल रिएक्शन करा के आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्टली सर ये केमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब है इनका लार्जर टारगेट था। बिल्कुल ये वहां पर भी होता है, तो खरीदा भी जा सकता है, प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। और इनका मकसद था भारत में, खासकर दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में मल्टी अटैक्स करने की, साइमल्टेनियस अटैक्स करने का। और हो सकता है ये जो अभी ये गाड़ी थी, ये मेरे को लगता है एक प्लान्ड अटैक नहीं था अभी, ये एक्चुअली ये हड़बड़ी में हो गया, क्योंकि ये इनके ऊपर प्रेशर आ गया था, इनके बाकी मॉड्यूल्स पकड़े गए थे और ये मेन लिंक था। तो ये इसको डर था कि ये पकड़ा जाएगा, तो इसलिए ये शायद कहीं डंप करने गया था ये जो अमोनियम नाइट्रेट है। कि जनरल मेस्टर ये एक महत्वपूर्ण बात, और इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि ये हो गया। अगर मैडम निर्मल कौर, एक और बात जो अभी जनरल मेस्टर ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि साहब, क्योंकि इनकी धरपकड़ तेज हो गई थी और पुलिस जो है इनके गिरेबान तक पहुंच चुकी थी, बहुत हद तक इनके बारे में, इनके नेटवर्क के बारे में जानकारी मिल गई थी, इसलिए ये बहुत जल्दबाजी में या तो ये इस अमोनियम नाइट्रेट को ठिकाने लगाने जा रहे थे, इसकी जगह बदलने जा रहे थे ताकि अपने आप को बचा सके, या इनको लगा कि साहब अब बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए जहां नुकसान ज्यादा हो सकता है वहां पर ब्लास्ट कर दो। यानी पुलिस तो कई छोरी पे काम कर रही होगी। जितनी तीव्रता का ये ब्लास्ट था, बहुत ही तीव्रता का ब्लास्ट था। और आप देखिए वहां कोई गड्ढा नहीं हुआ है, इसमें कोई शार्पनर नहीं डाले गए थे। नॉर्मली जब ब्लास्ट आदमी करता है तो शार्पनर भी डालता है मैसिव डैमेज के लिए, और वहां गड्ढे वड्ढे भी होते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत भारी मात्रा में कोई तेज विस्फोटक था, जो कि एक इम्प्लोडिंग फोर्स होता है ना, जो इम्प्लोजन वर्सेस एक्सप्लोजन आप बात करते हैं, तो मोर देन एन एक्सप्लोजन इट वाज एन इम्प्लोजन। और इम्प्लोसिव जो फोर्स था वो जिस तरह से हुआ, मुझे भी लगता है कि अगर ये बहुत प्लान्ड अटैक होता तो ऐसा नहीं होता। परहैप्स वो लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। मुझे लगता है अटैक और फिदायीन अटैक की बात मेरे ख्याल से कल नहीं थी, जैसा अभी जो मीडिया में जो कवरेज है उसको लेके हम कह रहे हैं। इतनी जानकारी मेरे पास है नहीं, तो आपका आकलन क्या कह रहा है? तो मेरे को लगता है कि वो उसको कहीं ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं अलग जगह रखने जा रहे थे, क्योंकि उनका जो ये फरीदाबाद वाला तो पकड़ा गया ना, उनका जो तस्वीर था, उनका जो स्थान थे, दोनों पकड़े गए। उन्होंने लगा कि अब ये लोग हिरासत में आ गए, ये लोग, वो जो लेडी डॉक्टर भी है, ये लोग बाकी बातें भी बताएंगे, तो ये थोड़ा घबरा गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, और हड़बड़ी में जो इस तरह का कांड हुआ। और मुझे तो लगता है कि कल हम 4 बजे जब बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे बड़ी अच्छी बात है, पुलिस ने तो भाई बहुत बहुत बड़ी, कितनी अभी भी हम कहेंगे कि बड़ी बड़ी घटनाएं पुलिस ने बचा ली,
देखिए, एक बार वो ब्राइटन में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पे अटैक हुआ था, मार्गरेट थैचर पे, तो ये आयरिश रिपब्लिक आर्मी वालों ने कहा वो मतलब फेल हो गया। तो IRA ने मैसेज भेजा कि सॉरी, हम तो इस बार नाकामयाब रहे, पर हमें तो एक ही बार कामयाब होना, आपको तो हर बार कामयाब। बिल्कुल, तो जिसको बचाना है उसको तो हर बार कामयाब हो। बिल्कुल सही है मैडम कौर, बिल्कुल सही आपने कहा। आनंद कुमार साहब, एक और चैलेंज है, वो ये है कि देखिए आपके पास NIA है, आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है राष्ट्रीय सुरक्षा का, लेकिन आपको लगता है अभी स्टेट को ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, स्टेट की सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ डेमोग्राफी चेंज की जो बात हो रही है, दूसरी तरफ इस तरह के पढ़े लिखे लोग इतने रेडिकलाइज हो सकते हैं, ये एक चैलेंज है। स्टेट को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि आपके स्टेट में क्या कुछ हो रहा है, बिकॉज अभी भी देखिए ना, इंटर स्टेट कनेक्शन है, आपका पुलवामा है, जम्मू कश्मीर है, आपका दिल्ली है, आपका हरियाणा है, आपका यूपी है। नहीं, निश्चित रूप से देश के सामने जो चैलेंजेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी एजेंसीज या हमारी गवर्नमेंट सबको ही ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा सक्षम होने की आवश्यकता है। और जो इस ढंग का रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसको कैसे काउंटर करना है उसके बारे में भी हमें सोचना है। देखिए, हम कहते हैं कि देश जो है सेकुलर है, दुर्भाग्य से सेकुलर देश में हम जो शिक्षा देते हैं वो नॉन सेकुलर देते हैं, मदरसे हैं, नॉन सेकुलर शिक्षा दी जाती है। अब वो वहाँ से पढ़ करके आखिर क्या करेगा? जो उसने पढ़ा है वही तो करेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डीरेडिकलाइजेशन जो है हमें करने की आवश्यकता है। उसके लिए शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका हो चुका है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। इनसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन होंगे? हाँ, जो MBBS की डिग्री है, कोई MD की डिग्री लिए हुए है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे होंगे और इस तरह से रेडिकलाइज हुए हैं। हाँ, तो ये चैलेंज है हमारे सामने, हमारी सरकार के सामने, हमारी एजेंसीज के सामने। हमारे लोग यदि रेडिकलाइज हो रहे हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करना या उनको डीरेडिकलाइज करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके लिए रास्ते ढूंढना कि यदि वो चाइना गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाइना गया तो क्या। बिल्कुल, ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए आज की तारीख के अंदर दुनिया में, मैं पहले भी बता चुका हूं, जहाद की कॉन्फ्लिक्ट्स आप आज तक कोई नहीं जीत पाया है। जहादी वहाबी सुन्नी जहाद जो है, आज तक कहीं पे भी आपने उसको पराजित नहीं किया। आप ये कर सकते हैं, उसको कंटेन कर सकते हैं। जब तक इस्लाम के अंदर अंदरूनी रिफॉर्म नहीं आएंगे, जो मुझे एक वक्त में आशा की किरण दिखती थी सऊदी अरबिया के प्रिंस सलमान में, शायद उन्होंने अपने देश के अंदर एक इंटरनल रिफॉर्म लाए, औरतों को पर्दा से कम कर दिया, उनकी एक्टिविटी बढ़ा दी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, ऑफिशियल जिंदगी के अंदर। तो मुझे वहां से किरण दिखती है। अगर जब तक इस्लाम के अंदर रिफॉर्म नहीं आएगा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, तब तक हम इसको कंटेन नंबरदार करना साहब, जब तक इस्लाम के भीतर रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक इस तरह के घटनाओं को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत जैसे देश के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने कहा ना कि हम कितने फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन घर के भीतर अगर इस तरह के मॉड्यूल हैं, इस तरह के लोग हैं जो भारत को दहलाना चाहते हैं, उनसे लड़ाई लड़ना कितना बड़ा चुनौती है, उनसे कितनी बड़ी चुनौती हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सामने। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।